हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे और सीटेट की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो अभी आज का जो टॉपिक है वो क्रिएटिविटी है, रचनात्मकता। तो क्रिएटिविटी क्या है इसके बारे में संपूर्ण पढ़ेंगे, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे, ताकि आप कोई भी एग्ज़ाम दें जहाँ सीडीपी आती थी वहाँ आपको एक भी सवाल गलत ना हो, आपको दिक्कत महसूस ना हो। तो चलो क्रिएटिविटी शुरुआत करते हैं क्रिएटिविटी की। तो आजकल जो क्रिएटिविटी है, ठीक है, तो इसी पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि हम क्रिएटिविटी को कैसे डेवलप करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो गैप्स हैं बच्चे के पढ़ाई के दौरान, जो गैप्स आ गए हैं, रिक्त रिक्त जगह आ गई हैं, उसको हमें भरना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चे की जो पहले गैप्स फाइंड करने हैं कि क्या उनकी जो गैप है, किस चीज़ में दिक्कत आ रही है उनको समझने, उस चीज़ को, उनके डाउट्स को ख़त्म करना पड़ेगा। तो क्रिएटिविटी है कहाँ ब्रेन के, तो ब्रेन के दो हिस्से हैं। ठीक है, ब्रेन के दो हिस्से पाए जाते हैं ब्रेन में। एक कहलाता है लेफ्ट ब्रेन और एक हमारा है राइट ब्रेन। ठीक है, तो लेफ्ट ब्रेन जो कि बायां वाला भाग है, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें लॉजिक होता है, साइंस होती है, मैथ होती है, इंटेलिजेंस होती है। तो लेफ्ट ब्रेन में इंटेलिजेंस या बुद्धि पाया जाएगा, आईक्यू पाया जाता है। ठीक है, तो इसे एल आई कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। लेफ्ट ब्रेन किससे संबंधित है, इंटेलिजेंस से संबंधित है। हमें तो लेफ्ट ब्रेन में लॉजिक पाया जाता है, तर्क पाया जाता है। तो राइट ब्रेन क्या है, राइट ब्रेन हिंदी में कहेंगे दायां भाग। अब इस दाएं भाग में क्या क्या होता है, इसमें आर्ट होगी, म्यूजिक होता है, ड्राइंग होती है, पेंटिंग, यानी कि इसमें आपको रंगीली दुनिया मिलेगी, कलरफुल लाइफ होती है ना। क्रिएटिविटी और हमारे लेफ्ट राइट ब्रेन में ही पाई जाएगी। तो लेफ्ट ब्रेन में इंटेलिजेंस पाया जाता है और राइट ब्रेन में क्रिएटिविटी पाई जाती है। इसको शॉर्ट फॉर्म बताया था RBC। राइट ब्रेन किससे संबंधित है, क्रिएटिविटी से संबंधित है। तो राइट ब्रेन क्रिएटिविटी कहा जाता है, इसको कहते हैं ILI। ये लेफ्ट ब्रेन इंटेलिजेंस से संबंधित है, बुद्धि से संबंधित है, और राइट ब्रेन रचनात्मकता से संबंधित है। तो RBC से इसको याद रखेंगे, राइट ब्रेन क्रिएटिविटी। अब क्रिएटिविटी जो है क्या क्या होती है क्रिएटिविटी, तो यह क्रिएटिविटी जो है, हमने देख लिया कि दिमाग के कौन से हिस्से में पाई जाएगी, दाएं भागों में पाई जाती है, राइट ब्रेन में पाई जाती है क्रिएटिविटी। तो यह है क्रिएटिविटी एक ऐसी क्षमता है, ऐसी एबिलिटी है जिसके ज़रिए कोई भी इंसान नए आइडिया और थॉट्स को फॉर्म कर पा रहा है। ठीक, फॉर्मेशन ऑफ न्यू आइडिया एंड थॉट्स, नए विचारों को, नए जो है अपने आइडियाज़ को थॉट फॉर्म कर पाता, नहीं कर पाता। तो अगर कोई इंसान नए विचारों को फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है, और थिंक या फिर डू समथिंग डिफरेंटली, या कुछ डिफरेंटली सोच पा रहा है, ठीक है, भिन्न रूप से सोच पाता है या कुछ डिफरेंट कर देता है, ठीक है, तो उसे हम क्रिएटिविटी कहते हैं। नए विचारों का जो है फॉर्मेशन, ठीक है, नव विचार निर्माण। तो नव विचार निर्माण होता है और इसमें डिफरेंटली सोच पा रहा है या करता है। द एक्ट ऑफ टर्निंग न्यू एंड इमेजिनेटिव आइडियाज़ इनटू रियलिटी। तो जो विचार हैं हमारे, ठीक है, इमेजिनेटिव विचार हैं, ठीक है, काल्पनिक विचार हैं, या फिर कुछ नया करने का जो जज्बा है उसको रियलिटी में उतारना, वास्तविकता में उतारना, यह क्रिएटिविटी कहलाती है। ठीक है, तो सेल्फ सेटिस्फैक्ट होता है, जैसे कि, और एक ट्रॉली बैग आपने देखा होगा, ठीक है, ड्राइवरलेस ट्रेन, ये सभी क्रिएटिविटी के एग्जाम्पल हैं ना। तो हम आजकल यूज़ करते हैं ट्रॉली बैग, तो उसमें पहिए लगा दिए हैं ट्रॉली बैग में, वो भी क्रिएटिविटी है ना। ड्राइवरलेस ट्रेन आप देखते हैं, वो भी क्रिएटिविटी है। सेल्फी स्टिक, वो भी क्रिएटिविटी है। तो आपको कई एग्जाम्पल दुनिया भरी पड़ी है क्रिएटिविटी के उदाहरणों से। ठीक है, तो क्रिएटिविटी है क्या, रचनात्मकता या सृजनात्मकता, कि भाई नए विचारों को वास्तविकता में उतारना। आप कुछ नया सोच पा रहे हैं, डिफरेंटली सोच पा रहे हैं, ठीक है, कोई किसी जो है सामान्य से कार्य को, सामान्य से वर्क को आप एक
अलग अंदाज में, नए अंदाज में प्रस्तुत करते हैं। तो नए अंदाज में प्रस्तुत करना, नए विचारों का फॉर्मेशन या कुछ नया करना, यही नयापन ही कहलाता है क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी में 2 प्रक्रियाएं शामिल हैं, है ना। रचनात्मकता में तो 2 प्रक्रियाएं हैं शामिल। एक है थिंकिंग, है ना। थिंकिंग यानी कि सोचना, कुछ नया सोच पा रहे हैं, नहीं कि सोच पा रहे। अगर कोई बच्चा नया सोच पाता है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू आइडियाज़ एंड थॉट, तो वो भी क्रिएटिव होगा। और प्रोडक्शन ऑफ न्यू थिंग्स, अगर किसी चीज़ को आप प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, उत्पादन कर पा रहे हैं, तो वो भी क्रिएटिव होता है। ठीक है, तो सोचना, प्रोड्यूसिंग, दोनों ही यह क्रिएटिविटी की प्रक्रिया है। सिर्फ सोचना ही नहीं है, बल्कि सोचकर अप्लाई भी करना है। ठीक है, यानी कि आपको रियलिटी में उतारना पड़ेगा उसको, तब तो वो क्रिएटिविटी कहलाएगी। यानी कि आप सोच रहे हैं बहुत कुछ, लेकिन कुछ जो है कर नहीं पा रहे हैं, प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट नहीं कर पा रहे हैं, वो आप उसको उतार नहीं पा रहे हैं वास्तविकता में, तो क्रिएटिविटी नहीं है। केवल नया सोचना ही क्रिएटिविटी जो है नहीं कहलाता। सोचकर वास्तविकता में उतारना क्रिएटिविटी कहलाएगा। ठीक है, तो क्रिएटिविटी गॉड गिफ्टेड नहीं है, क्रिएटिविटी अर्जित होती है। इसकी प्रकृति है अर्जित, और ये जन्मजात नहीं होती है। ठीक है, सृजनात्मकता कैसी है? जन्मजात नहीं है, अर्जित है। ऑल पर्सन्स टू a certain potentially are creative। तो कुछ जो सभी लोग, दुनिया में जितने भी लोग हैं, ठीक है, अगर उनका ब्रेन नॉर्मल है, सामान्य स्तर की बुद्धि है उनकी, ठीक है, तो वो उनके पास एक सर्टेन लेवल ऑफ क्रिएटिविटी होती है। हर इंसान के पास, हर इंसान बहुत जुगाड़ू होता है, कुछ ना कुछ करता रहता है। तो हम कह सकते हैं कि हर इंसान के पास एक सर्टेन लेवल ऑफ क्रिएटिविटी है। तो एक निश्चित मात्रा में हर किसी के पास में रचनात्मकता, सृजनात्मकता होती है। तो रचनात्मकता विचारों या वस्तुओं को संश्लेषित करने की क्षमता है ना। विचारों को क्या करना है? संश्लेषित करना है, वही जो है रचनात्मकता कहलाती है। यह नए विचारों, वस्तुओं के सिद्धांतों को बनाने की क्षमता क्रिएटिविटी कहलाती है। नए विचारों को या वस्तुओं को बनाना, नए विचारों को जो वास्तविकता में उतारना, ये सब क्रिएटिविटी है। तो यह कुछ मौलिक सोचने की या करने की क्षमता है। तो कुछ आप ओरिजिनल सोच पा रहे हैं, मौलिक सोच पा रहे हैं, कुछ नया सोच पा रहे हैं या नहीं सोच पा रहे, ठीक है, या फिर आप कुछ नया कुछ कर पा रहे, नहीं कर पा रहे, तो ये सब चीज़ें क्रिएटिविटी कहलाती हैं। तो यह एक प्रक्रिया के साथ साथ उत्पाद भी है ना। क्रिएटिविटी एंडलेस प्रोसेस है। कैसा है? एंडलेस प्रोसेस, यानी अंतहीन प्रक्रिया है, ये लगातार चलती रहेगी। और क्रिएटिविटी में इम्प्रूवमेंट हमेशा होता रहता है ना। हर चीज़ में क्या होता रहेगा? इम्प्रूवमेंट। किसी ने कुछ बनाया, उसमें आपने इम्प्रूवमेंट कर दिया तो और अच्छा बन गया। ठीक है, तो ये कैसा है? ये प्रक्रिया भी है, प्रोसेस के साथ साथ प्रोडक्ट भी है। ये बात ध्यान रखनी है आपको कि क्रिएटिविटी क्या है? प्रक्रिया के साथ साथ उत्पाद भी है, प्रोसेस के साथ साथ प्रोडक्ट भी है, और एंडलेस प्रक्रिया है ये। तो यह डायनामिक है और कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया। क्रिएटिविटी कैसी है? क्रिएटिविटी गतिशील है, स्थायी नहीं है, रुकी हुई नहीं है, डायनामिक है और बहुत ही जटिल प्रक्रिया है ना। सिंपल प्रोसेस नहीं है क्रिएटिविटी। तो जेम्स ड्रेवन ने कहा था कि क्या कहा क्रिएटिविटी के संबंध में? तो जेम्स ड्रेवन ने कहा है कि एबिलिटी टू क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट, नई वस्तुओं को बनाने की क्षमता, है ना, नई वस्तुओं को बनाने की क्षमता ही क्रिएटिविटी कहलाती है। ये जेम्स ड्रेवन की परिभाषा है। इस परिभाषा को आप सभी जो है याद रखेंगे। तो रचनात्मकता जो है, क्रिएटिविटी स्वयं को तथा पर्यावरण को बदलने की तत्परता है। ठीक है, आप स्वयं को बदल पा रहे हैं और उसके साथ साथ पर्यावरण को बदलने की आपके अंदर कितनी तत्परता है, वो क्रिएटिविटी है। तो रचनात्मकता में, क्रिएटिविटी में उच्च स्तर की बौद्धिक क्षमता पाई जाएगी। तो हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस पाया जाता है रचनात्मकता में। तो रचनात्मकता में कल्पना की शक्ति और उसकी शुद्धता की जांच करना शामिल है।
क्रिएटिविटी में क्या होगा, आपकी इमेजिनेशन पावर कितनी ज़्यादा है ना, और किस उसकी शुद्धता कितनी है, यानी कि आपकी जो सोच पा रहे हैं इमेजिनेशन पावर वो कितनी प्योर है, शुद्ध है, यानी कि जब उसको आप वास्तविकता में उतारेंगे तो उससे उसकी शुद्धता पता चलेगी। और आप जब उसको रियलिटी में उतारेंगे, ठीक है, तो उससे पता चलेगा कि इसकी हाँ ये कितनी शुद्ध है। तो रचनात्मकता में भाई कल्पना शक्ति तो शामिल है, लेकिन कल्पना शक्ति की जो शुद्धता कितनी है। अब ये प्रोसेस पहले पढ़ चुके हैं कि भैया ये प्रक्रिया जो है सृजनात्मकता प्रक्रिया एक तो जटिल है, जटिल प्रक्रिया है। तो ये प्रक्रिया होती कैसे है, तो क्रिएटिविटी के लिए कुछ प्रक्रिया के 4 स्टेप हैं। इन प्रक्रिया के स्टेप को समझना पड़ेगा, 4 चरण हैं। तो सबसे पहले क्रिएटिविटी के लिए हम क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं, ठीक है। प्रिपरेशन करेंगे, क्या करेंगे, तैयारी। तो ये किससे कर सकते हैं, ट्रायल और एरर के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन क्या है, इंक्यूबेशन को उद्भवन कहते हैं, यानी कि छोड़ देना, ठीक है। अगर कोई चीज़, कोई प्रॉब्लम फंस गई है दिमाग में, उसका सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, तो उसको हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन क्या है, इल्यूमिनेशन है जो है रोशनी, इसको हिंदी में कहते हैं प्रबोधन। यह है आहा मूवमेंट है। तुरंत ही क्या होगा, जब आप कुछ देर के लिए इंक्यूबेशन में छोड़ देंगे कोई समस्या को, तो उसका आपको जो है कभी अचानक से उसका तुरंत सॉल्यूशन दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। वो चलती रहती है दिमाग में, ठीक है। दिमाग में वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिमाग अपने आप ढूंढता रहता है। तो जब अचानक किसी दिन मिल जाएगा तो उसको आहा मूड बोलते हैं, इसको बोलते हैं इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन यानी कि अचानक से समस्या का समाधान मिल जाना। अब समस्या का समाधान मिल गया, अब उसको हम वेरीफाई करेंगे, है ना, प्रयोग करेंगे उसका वास्तविकता में, जो है वो जो ये सब चीज़ें सोची हैं, ठीक है, जो समस्या का समाधान मिला है वो कितना सत्यापित है, उसकी शुद्धता कितनी है। तो ये वेरिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। वेरीफाई हो जाती है तो वो चीज़ जो हमने सोची थी, जिसकी हम तैयारी कर रहे थे, वो हमारी सफल हो जाएगी, है ना। चाहे कोई भी विचार है, चाहे कोई भी उत्पाद है, तो वो जो है सफल माना जाएगा। क्रिएटिविटी का मेथड और टेक्निक क्या है, तो क्रिएटिविटी का मेथड या टेक्निक एक हमारी ब्रेन स्टॉर्मिंग जो है टेक्निक है, ठीक है। ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक से हम कोई भी नया विचार या कोई भी नया उत्पाद जो है बनाते हैं। 1938 में एलेक्स एफ ऑसबॉर्न नामक जो है मनोवैज्ञानिक, उन्होंने यह जो है ब्रेन स्टॉर्मिंग प्रक्रिया या टेक्निक या मेथड जो है बताया था। तो यह केवल ग्रुप में ही है, हो सकती है। ब्रेन स्टॉर्मिंग जो प्रोसेस है क्रिएटिविटी का, वो अकेले नहीं होगी, वो ग्रुप में ही हो सकती है। बच्चे समस्या के समाधान के लिए जितने भी संभावित समाधान होंगे, ठीक है, एज मैनी सॉल्यूशन एज पॉसिबल एंड वे पुशिंग द आइडियाज एज फार एज पॉसिबल, यानी कोई समस्या है उसके समाधान के लिए बच्चे जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशन होंगे वो सभी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो जितने बच्चे होंगे वो सभी बच्चे क्या करेंगे, उनके सामने एक समस्या दी जाएगी, समस्या देने के बाद उसके समाधान पे विचार करने को कहा जाएगा। तो जिसके मन में जो भी विचार आएगा, जिसके मन में जो भी सॉल्यूशन आ गया उस समस्या का, तो बच्चे ध्यान लगातार बैक टू बैक एक के बाद एक अपने समाधान को प्रस्तुत करता है। तो इसको बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब है, ठीक है, दिमाग में विचारों का तूफान आ जाता है, ठीक है। तो वो समस्या, उसके सॉल्यूशन तमाम मिलेंगे, लगातार समस्या के समाधान मिलते रहेंगे। तो ये केवल ब्रेन स्टॉर्मिंग जो है याद रखना है कि किस में होगी, ग्रुप में होगी। और इसको एलेक्स और एफ ऑसबॉर्न ने 1938 में दिया था। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग के नियम है कुछ ना। ब्रेन स्टॉर्मिंग जो प्रोसेस है, मेथड है या टेक्निक है जो हम इस्तेमाल करेंगे, अपनाएंगे, उसके कुछ नियम होते हैं। टोटल इसके 4 नियम है जो कि 1963 में दिए गए थे। इसमें नो क्रिटिसिज्म, यानी कि जो बच्चा कोई भी अपना समाधान देगा तो उसको हमें क्रिटिसाइज नहीं करना है, वरना ये प्रोसेस, ये टेक्निक जो है उतनी इफ़ेक्टिव नहीं होगी जितनी की होनी चाहिए। कोई बच्चे ने कोई विचार प्रस्तुत किया, अपना मतलब या सॉल्यूशन दिया,
तो आपने उसको क्या कर दिया, क्रिटिसाइज, उसकी आलोचना कर दी, तो उसका भाई वो अगली बार कुछ भी नहीं बोलेगा। तो हमें किसी बच्चे को क्रिटिसाइज नहीं करना जब वो सॉल्यूशन अपना प्रस्तुत करे तब, ठीक है। और एक है वेलकम अनयूजुअल आइडियाज़, यानी कि सभी आइडियाज़ को आने देना है, वेलकम करना है। जो भी बच्चे के आइडियाज़ आएंगे वो सभी का वेलकम करना है, ठीक है, रोकना किसी को नहीं है। तो क्वांटिटी वांटेड, यानी मात्रा कैसी हो, मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, विचार की मात्रा क्या हो जाएगी, ज़्यादा होनी चाहिए। तो सभी आइडियाज़ को कंबाइन करके उन्हें इम्प्रूव करना है। तो जितने भी बच्चों ने अपने आइडियाज़ प्रस्तुत किए हैं उन सभी को क्या करना है, फिर कंबाइन कर लेना है और फिर उन्हें क्या करना है, उस पर इम्प्रूव करना है। हो सकता है किसी का आइडिया बहुत बेहतर हो और वो इम्प्रूवमेंट के बाद वो एक सफल जो है कुछ चीज़ निकल के आ सकती है। अब क्रिएटिविटी के कुछ तत्व हैं ना, एलिमेंट हैं। क्रिएटिविटी में क्या चीज़ें शामिल होती हैं, जो 4 तत्व जो है शामिल होते हैं क्रिएटिविटी में। इसको शॉर्ट फॉर्म से फफोई कहते हैं, FFOE, फफोई। ठीक है, फफोई में क्या होता है, फफोई में एक F का नाम मतलब है फ्लुएंसी, ये विचारों का या आइडियाज़ का प्रवाह होना चाहिए, फ्लुएंसी होनी चाहिए। विचार फ्लुएंट आए, रुक रुक के नहीं, लगातार फ्लुएंसी के साथ में विचारों का जो है आना चाहिए विचार। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, लचीलापन। लचीलापन क्या हुआ, सभी आइडियाज़ को प्रयोग करके जो है देखना चाहिए, है ना। वो सब कैसे होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, यानी कि उसमें प्रयोग करके देखे जा सके। ओरिजिनलिटी क्या होगी, मौलिकता। मौलिकता का मतलब है यूनिक विचार। यूनिक विचार, ओरिजिनल चीज़ होती है ना, जो किसी और के पास नहीं है, आपकी खुद की है, स्वयं की, ठीक है, तो वो ओरिजिनल होगी, यानी कि उसकी कॉपी नहीं होनी चाहिए किसी की। ये ओरिजिनल खुद के विचार होने चाहिए, यूनिक होने चाहिए, जो पहले जो है किसी ने नहीं कही वो बात। एलोबरेशन का मतलब विस्तार करना, एक्सपेंड करना, मतलब जो भी बच्चों ने विचार दिया है अब उसको क्या करना, इम्प्रूव करना है और उसको एक्सपेंड करना है, एलोबरेट करना है। तो ये 4 एलिमेंट हैं हमारे क्रिएटिविटी के जो कि शामिल हैं, ठीक है, इस प्रक्रिया में। क्रिएटिविटी को बढ़ाया कैसे जाएगा, बच्चों में कैसे विकसित किया जाएगा क्रिएटिविटी को, है, या उनको उनकी क्रिएटिविटी को कैसे हम पोषित करें, यानी कैसे उनको पोषण प्राप्त करें क्रिएटिविटी को। बच्चों के दिमाग में क्रिएटिविटी है और हर किसी में क्रिएटिविटी होती है, एक लेवल तक क्रिएटिविटी हर इंसान के अंदर होती है। अगर उसका सामान्य बौद्धिक स्तर है तो उसके अंदर क्रिएटिविटी होगी। अब उस क्रिएटिविटी को हमें इम्प्रूव करना है, विकसित करना उसको कैसे किया जाएगा। सबसे पहले तो कक्षा में बौद्धिक वातावरण प्रदान करना चाहिए, ठीक है, बौद्धिक वातावरण प्रदान करना चाहिए और प्रजातांत्रिक विद्यालय वातावरण होना चाहिए। तो विद्यालय का जो वातावरण है वो प्रजातांत्रिक हो, ठीक है, प्रजातांत्रिक वातावरण हमको बना के रखना है। मौलिकता और लचीलापन, इन चीज़ों को हमें बढ़ावा देना है। ओरिजिनलिटी किसी के विचारों में तो उसको हमें बढ़ावा देना है, ठीक है, उसको आगे लेकर के जाना है। लचीलेपन भी शामिल होता है, ओरिजिनलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी, इन चीज़ों को हमें क्या करना है, बढ़ावा देना है ज़्यादा से ज़्यादा। तो क्लास के अंदर सबसे पहले तो भाई बौद्धिक वातावरण होना चाहिए, एक जो है बच्चों के सोचने का स्तर एक अच्छा स्तर हो। दूसरा प्रजातांत्रिक वातावरण हो, ठीक है, मौलिकता और लचीलापन को बढ़ावा देना है। विद्यालय में उपयुक्त जो भौतिक वातावरण है, ठीक है, वो कैसा हो, उपयुक्त होना चाहिए भौतिक वातावरण, ठीक है। तो उपयुक्त भौतिक वातावरण हमको प्रदान करना है क्लास के अंदर। और समुदाय में सृजनात्मकता संसाधनों का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। तो जो हमारा समुदाय है, ठीक है, जो कम्युनिटी है हमारी, तो कम्युनिटी के अंदर भी सृजनात्मक संसाधनों का उपयोग करना चाहिए, ठीक है, क्रिएटिव रिसोर्सेज का। शिक्षकों को पर्याप्त प्रशिक्षण हो, है ना, इस चीज़ का सभी का, इन सभी चीज़ों का शिक्षक को पर्याप्त प्रशिक्षण होना चाहिए उसके पास, किसको किस तरह से क्या करना है, ठीक है, उसको बौद्धिक वातावरण बनाना है, प्रजातांत्रिक विद्यालय वातावरण बनाना है, मौलिकता और लचीलापन को बढ़ावा देना है, उपयुक्त भौतिक वातावरण प्रदान करना है और सृजनात्मक संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। तो इस चीज़ का शिक्षकों को भी पर्याप्त प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए कि किस तरह से वो क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करेगा। अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए शिक्षक को, है ना, क्लास के अंदर। बच्चों में अच्छी आदतें बनाएंगे,
तो अच्छी आदतों का निर्माण करेंगे और उसे एक अच्छा ऑब्जर्व बनाएंगे, एक अच्छा अवलोकनकर्ता बनाएंगे, ताकि वो ऑब्जर्व कर सके अच्छी तरह से। और पर्याप्त संसाधन होने चाहिए, अवेलेबल प्रॉपर रिसोर्सेस होना बहुत ज़रूरी है। तभी इन चीज़ों के माध्यम से हम बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, सृजनात्मकता को विकसित कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अब टीचर्स को ध्यान देने योग्य कुछ बातें हैं जो हम लोगों को ध्यान रखनी है, ये टीचर्स लोगों को ध्यान रखनी है। सबसे पहला, एजुकेशनल टूर पर ले जाना चाहिए बच्चों को, एजुकेशनल टूर पर ले जा सकते हैं बच्चों को, ठीक है। दूसरा, स्कल्पचर वर्कशॉप होनी चाहिए, मूर्ति कला की वर्कशॉप में भ्रमण करा सकते हैं, इससे कि बच्चे देखेगा तो सोचेगा, कुछ अच्छा देखेगा तो कुछ अच्छा सोचेगा। एजुकेशनल टूर हम करवाएंगे इसीलिए ताकि बच्चा कुछ ज्ञान की चीज़ें सीख सके, और ज्ञान की चीज़ें सीखेगा तो बच्चे के अंदर अच्छे विचार आएंगे। इसीलिए कहा गया है कि कक्षा में बौद्धिक वातावरण होना चाहिए, ताकि उसका बुद्धि का स्तर थोड़ा बढ़ सके। अब बुद्धि का स्तर कैसे बढ़ेगा? टूर पे ले जाएंगे एजुकेशनल, तो वहाँ से कुछ अच्छी चीज़ें सीखेगा, वहाँ से उसका एजुकेशनल जो है ज्ञान, शिक्षा, उसकी सोचने की, समझने की शक्ति जो है विकसित होगी। ठीक है। मूर्ति कला की वर्कशॉप में ले जाएंगे तो उसके अंदर कुछ वो बनाने की, देखने की, गुड ऑब्जर्वर होगा बच्चा, तो कुछ ऑब्जर्वेशन अच्छी तरह से कर पाएगा। आर्ट के एग्जीबिशन में ले जा सकते हैं, तो ये आर्ट के एग्जीबिशन है ना, आर्ट हमारी किस में होती है? राइट ब्रेन में होती है, और राइट ब्रेन में ही हमारा क्या है? क्रिएटिविटी है। तो राइट ब्रेन की चीज़ें जो जितनी भी हैं उन चीज़ों को हमें, म्यूजिक है, आर्ट है, ड्राइंग है, ठीक है, स्कल्पचर है, इन चीज़ों को हमें बढ़ावा देना है, इन चीज़ों को बच्चों के जो है सामने ज़्यादा से ज़्यादा प्रस्तुत करना है। तो ये हम आर्ट एग्जीबिशन ले जा सकते हैं, कला का मेला, क्रिएटिव एक्टिविटी करवानी चाहिए बच्चों को, हैं। ये चीज़ें जब करवाएंगे तो उसके अंदर खुद ब खुद क्रिएटिविटी इम्प्रूव होगी। और एक है कि आश्चर्यचकित होकर के देखना, ऑब्जर्व करना। तो बच्चे को प्रोवाइड करना है, प्रोवाइडिंग टाइम फॉर कंटेम्पलेशन एंड डे ड्रीम। तो इसके लिए टाइम हमको प्रोवाइड करना है बच्चे को, कि किसी चीज़ को वो कैसा देख सकते। कंटेम्पलेशन का मतलब है कि चीज़ों को आश्चर्यचकित होकर के देखना या ऑब्जर्व करना, और डे ड्रीम के लिए समय देना है, ताकि बच्चा को सपने देख सके। सपने देखेगा तभी उनको पूरा करने के बारे में सोचेगा। मेकिंग ह्यूमरस एनवायरनमेंट, हंसी मजाक का वातावरण बनाना। क्लास में हंसी मजाक का भी वातावरण होना चाहिए, क्योंकि बच्चा जब हंसी मजाक करेगा, खुश रहेगा, तभी कुछ अच्छा सोच पाएगा। डरा धमका करके क्लास में बिठा देंगे तो बच्चे के जो उसकी खुद स्वतः जो डेवलपमेंट होगा या स्वतः क्रिएटिविटी आएगी, वो नहीं आ पाएगी। बच्चा डरा हुआ होगा तो वो उस तरह से व्यवहार नहीं कर पाएगा। क्रिएटिविटी तथा इंटेलिजेंस में क्या संबंध है? तो क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस में जो है डायरेक्ट पॉजिटिव रिलेशन होता है ना। 1965 में बैरोन ने क्या कहा है कि बच्चे में क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस होना चाहिए। तो भाई 1965 में बैरोन ने कहा था कि बच्चे में क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस होनी चाहिए। हर किसी में सर्टेन लेवल ऑफ क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस पाई जाती है। जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके अंदर बच्चे के पास में सर्टेन लेवल ऑफ क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस, सृजनात्मकता और बुद्धि स्तर पाया जाता है। और क्रिएटिविटी के दो प्रकार पहले ही पढ़ चुके हैं कि भाई सबसे पहले किसने दिए थे? क्रिएटिविटी यानी कि सृजनात्मकता के दो प्रकार हैं, ये दिए थे जेपी गिलफोर्ड ने। तो जेपी गिलफोर्ड ने क्रिएटिविटी के दो प्रकार बताए हैं, ठीक है। तो एक तो है डाइवर्जेंट थिंकिंग, दूसरा है कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है, अब सारी चिंतन, ये सृजनात्मकता से संबंधित है, और जो कन्वर्जेंट थिंकिंग है वो बुद्धि से संबंधित है। अगर कोई बच्चा कन्वर्जेंट थिंकिंग ही कर पाता है, इसका मतलब उसमें बुद्धि स्तर बढ़िया है, और किसी के पास डाइवर्जेंट थिंकिंग है तो वो बच्चा क्रिएटिव होगा। तो जेपी गिलफोर्ड ने सृजनात्मकता को डाइवर्जेंट थिंकिंग से तथा बुद्धि को कन्वर्जेंट थिंकिंग से जोड़ा है ना। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब बच्चा क्रिएटिव है,
और कन्वर्जेंट थिंकिंग अगर किसी बच्चे के पास है तो इसका मतलब वो उसका बुद्धि स्तर ये बढ़िया है, वो कैसा है, इंटेलिजेंट बच्चा है। अब आगे है लेटरल थिंकिंग। लेटरल थिंकिंग क्या है? तो लेटरल थिंकिंग को हिंदी में कहते हैं पार्श्व चिंतन। पार्श्व चिंतन, लेटरल थिंकिंग। तो लेटरल थिंकिंग को सबसे पहले एडवर्ड डी बोनो ने दिया है ना। लेटरल थिंकिंग किसने दिया? सबसे पहले एडवर्ड डी बोनो ने। तो लेटरल थिंकिंग का अर्थ क्या है? लेटरल थिंकिंग का मतलब है कि बच्चा लीक से हट करके कुछ सोच पा रहा है, नहीं सोच पा रहा, ठीक है, यानी कि बच्चा आउट ऑफ द बॉक्स सोच पाता, नहीं सोच पाता। तो ये अगर लीक से हट के सोच रहा है तो वो बच्चे के अंदर लेटरल थिंकिंग पाई जाएगी। लेटरल थिंकिंग का मतलब है भाई लीक से हट करके सोचना, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, लेटरल थिंकिंग को एडवर्ड डी बोनो ने दिया था। तो क्रिएटिविटी के टेस्ट। अब क्रिएटिविटी के टेस्ट, सृजनात्मकता की जांच, ये कैसे की जाएगी, है ना। टेस्ट होगा तो उससे बच्चे के अंदर कितनी क्रिएटिविटी है तो उसकी जांच हम कर सकते हैं और माप सकते हैं उसका क्रिएटिविटी लेवल। तो सृजनात्मकता का विकास 30 साल की अवस्था में अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। भाई 30 साल का कोई अगर इंसान है तो उस टाइम पर सृजनात्मकता बहुत ही पीक लेवल पर होगी, है ना। तो आप टेंशन नहीं लीजिए, 30 साल तक का समय है ना। तो तब तक आप अपने अंदर क्रिएटिविटी को ला सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि क्रिएटिविटी जन्मजात नहीं है, क्रिएटिविटी तो अर्जित है। तो 30 साल की उम्र तक बहुत ही ज़्यादा पीक लेवल पर होगी, है ना। ज़्यादा चांस है कि आप कुछ अच्छा क्रिएट कर दें। तो क्रिएटिविटी मतलब वही है कि क्रिएट न्यू समथिंग और डिफरेंट। तो कॉग्निटिव टेस्ट है एक तो, और एक है पर्सनालिटी टेस्ट, है ना। कॉग्निटिव टेस्ट को कहेंगे संज्ञानात्मक परीक्षण और पर्सनालिटी टेस्ट को कहेंगे अभिप्रेरणात्मक परीक्षण। ये 2 प्रकार के परीक्षण हैं क्रिएटिविटी के, है ना। तो इससे हम बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी की जांच कर सकते हैं कि इसके अंदर किस लेवल का क्रिएटिविटी है। तो गिलफोर्ड और मैरीफील्ड का सृजनात्मकता का परीक्षण 1960 में आया था, बहुत लेट आया है 1960 में। तो इसमें 6 तत्व शामिल हैं। इन 6 तत्वों की जांच की जाएगी बच्चे के अंदर, ठीक है। तो 6 तत्वों का जो है शामिल है इसमें गिलफोर्ड और मैरीफील्ड के सृजनात्मकता के परीक्षण में, जो कि 1960 में आया था, ठीक है। तो ये की शॉर्ट फॉर्म में पी और आर और बीच में फफोई, पी फफोई आर। पी से प्रॉब्लम और आर से रीडिफाइनिंग। बाकी फफोई का तो पता ही है, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी, एलोबरेशन। तो देखते हैं। तो पहला है सबसे पहले पी फॉर प्रॉब्लम, है समस्या। समस्या क्या है उस चीज़ का पता करना, ठीक है। समस्या किस तरह की है, किस लेवल की प्रॉब्लम है। सेकंड है नम्यता, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी, नहीं फ्लेक्सिबिलिटी है या नहीं है विचारों में, या फिर विचार कैसे हैं, एकदम रिजिड हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी होना भी बहुत ज़रूरी है ना। इससे पता चलेगा कि किस लेवल का क्रिएटिविटी है। फ्लुएंसी, विचारों के अंदर प्रवाह, है ना, प्रवाह कितना है, फ्लुएंट कितना बच्चा, उसके विचारों में ओरिजिनलिटी है या नहीं है, मौलिकता है या नहीं है। और एलोबरेशन, भाई बच्चा अपने विचारों को एलोबरेट कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा। और उसके बाद रीडिफाइनिंग, फिर उसको क्या करना है, रीडिफाइन करना है, ठीक है, या फिर इम्प्रूव कर करके उसको इम्प्रूव करने का रीडिफाइन कर देना है। इस तरह से वह 6 तत्व हो गए। ये गिलफोर्ड और मैरीफील्ड का सृजनात्मकता का परीक्षण था। अगला है TTCT ना। तो TTCT जो परीक्षण है वो किसने दिया है, उसे कहते हैं टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, 1974 में आया था, ठीक है। टॉरेंस ने दिया ये TTCT, टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। इसमें 4 क्षमताओं को मापा जाता है। 4 क्षमताएं कौन सी मापी जाएंगी, वही फफोई वाली 4 क्षमताएं, जो हम 4 क्षमताएं पढ़ रहे हैं कि 4 तत्व हैं क्रिएटिविटी के फफोई, वो किसने दिया, वो टॉरेंस ने दिए थे। तो फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी और
एलिब्रेशन। तो ये जो टॉरेंस ने दिया था वो दो तरह के टेस्ट थे। एक तो वर्बल टेस्ट है ना, एक नॉन वर्बल है, यानी कि परफॉर्मेंस बेस्ड होगा, और ये शाब्दिक होगा ना, भाषात्मक। इसमें उत्पादन सुधार कार्य किया जाता है। टीन के डिब्बों के असाधारण उपयोग जो करवाए जाते हैं, बच्चे से पूछे जाते हैं। तो टीन के डिब्बों के असाधारण उपयोग बताइए, फिर उत्पादन सुधारात्मक कार्य किए जाएंगे। नॉन वर्बल जो टेस्ट होगा क्रिएटिविटी का, उसमें आकृति पूरक, यानी कि आकृति दे रखी उसको पूर्ण कीजिए। वृत्त संबंधित कार्य करवाए जाएंगे, है ना, वृत्त संबंधित। तीसरा जो टेस्ट है हमारा वो बकर मेहंदी के सृजनात्मक चिंतन परीक्षण कहलाता है। बकर मेहंदी का सृजनात्मकता का चिंतन परीक्षण, ठीक है। तो ये 1973 में आया था, यानी कि ये पहले आया है और ये टॉरेंस का बाद में आया है। 1973 में आया था बकर मेहंदी का। तो टॉरेंस से प्रभावित हैं, ये किससे प्रभावित थे? टॉरेंस से। तो ये भी दो प्रकार का है, वर्बल टेस्ट, नॉन वर्बल टेस्ट। इसमें 4 जो सब टेस्ट हैं शामिल वर्बल टेस्ट में। 4 कौन कौन से हैं? तो 4 में एक तो फफोई तत्वों को मापा जाता है, और क्लास 7th और 8th के बच्चों के लिए है वर्बल टेस्ट। नॉन वर्बल टेस्ट है जो कि इसमें परफॉर्मेंस बेस्ड होगा, ये छोटे बच्चों के लिए नहीं है, मिडिल स्कूल से ग्रेजुएट बच्चों के लिए है ना, मिडिल स्कूल से ग्रेजुएशन तक के बच्चों के लिए ये नॉन वर्बल टेस्ट है, परफॉर्मेंस टेस्ट। वर्बल टेस्ट ये 7-8 के बच्चों के लिए है, यानी कि ज़्यादातर 6 से 7 से नीचे के बच्चों के लिए ये बकर मेहंदी का सृजनात्मक का टेस्ट नहीं होता है। तो 4 वर्बल सब टेस्ट कौन कौन से हैं बकर मेहंदी में? बकर मेहंदी का जो सृजनात्मक का चिंतन परीक्षा है उसमें 4 वर्बल सब टेस्ट कौन कौन से हैं? तो 4 वर्बल सब टेस्ट हैं। पहला है परिणाम परीक्षण। परिणाम परीक्षण के लिए 12 मिनट दी जाती है। फिर दूसरा असामान्य या फिर अनयूजुअल टेस्ट, इसके लिए 15 मिनट दी जाएंगी। नवीन संबंधों का परीक्षण, ठीक है, तो इसके लिए आपको 15 मिनट और दी जाएंगी बच्चे को। चौथा है परीक्षण सुधार, ठीक है, प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट टेस्ट, तो ये इसमें 6 मिनट दी जाएंगी। तो टोटल जो टाइम दिया जाता है बकर मेहंदी के वर्बल टेस्ट में, उसमें 48 मिनट दी जाती है। फिर अगला है चारों परीक्षण होने के बाद में फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी और ओरिजिनल के आधार पर वह जांच हो जाएगी कि बच्चे के अंदर कितना क्रिएटिविटी है, किस लेवल की है। तो ये है 3 नॉन वर्बल टेस्ट हैं। बकर मेहंदी ने 3 नॉन वर्बल टेस्ट जो है दिए थे। फिर चित्र बनाने की क्रियाएं, इसमें बच्चा क्या करेगा? चित्र बनाएगा। चित्र पूर्ति की प्रक्रियाएं, चित्र पूर्ति करेगा इसमें चित्र बनाएगा, इसमें चित्र दे रखा होगा, उसको पूरा करना है। यह त्रिभुजाकार और अंडाकार आकृति की क्रिया है ना। तो ये कैसा होगा? आकृतियाँ होंगी, इन आकृतियों के साथ में परफॉर्मेंस करना है। चौथा जो है बी.के. पासी का सृजनात्मकता का परीक्षण, ये 1972 में आया था। ये बकर मेहंदी और टॉरेंस से पहले का है। तो वर्बल और नॉन वर्बल फैक्टर्स को 6 उप परीक्षणों के थ्रू जाना जाता है, ठीक है। इसमें 6 उप परीक्षण होंगे। बी.के. पासी में 6 होंगे, और बकर मेहंदी के में कितने परीक्षण थे? बकर मेहंदी के वर्बल में 4 परीक्षण थे और नॉन वर्बल में 3 परीक्षण थे। और टॉरेंस वाले में जो है उप परीक्षण कोई नहीं है, लेकिन इसमें बी.के. पासी के में 6 उप परीक्षण है। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि भाई कितने उप परीक्षण किसके में शामिल है। तो ये छोटे बच्चों के लिए नहीं है, क्रिएटिविटी किसके लिए नहीं है? ये भी छोटे बच्चों के लिए नहीं है, ये भी बड़े बच्चों के लिए है। तो 6 जो उप परीक्षण कौन कौन से हैं? तो 6 जो परीक्षण हैं, एक है समस्या देख परीक्षण ना, सीइंग प्रॉब्लम टेस्ट। तो बच्चे को बताया जाता है, कुछ चीज़ दिखाई जाएगी, उसमें उससे पूछा जाएगा कि क्या समस्या आपको दिखाई दे रही है। असामान्य प्रयोग परीक्षण, अनयूजुअल यूज टेस्ट, ठीक है, असामान्य प्रयोग बताने हैं उसके। परिणाम परीक्षण, असंभव परीक्षण, वर्ग पहेली परीक्षण और सृजनशीलता का घन परीक्षण। तो ये 6 सब टेस्ट हैं जो कि बी.के. पासी के सृजनात्मकता के परीक्षण में थे, ये आपको याद रखना है। अगला है 4 P's का परीक्षण, ठीक है।
4P ये जेम्स रोड्स ने दिया था 1961 में, ठीक है। तो ये भी याद रखना, जेम्स रोड ने दिया 4P's का क्रिएटिविटी का परीक्षण। 4P में है क्या? 4P में तो पहला है पर्सन, व्यक्ति है। तो क्रिएटिविटी करने वाला कौन होता है? बालक होता है, पर्सन होता है, व्यक्ति होता है। प्रोसेस है दूसरा, प्रक्रिया है। प्रक्रिया कितने स्टेप है? 4 स्टेप हैं। कौन कौन से 4 स्टेप होते हैं? तो प्रोसेस के 4 स्टेप हैं, ठीक है। समस्या की पहचान करना, विचारों का उत्पादन करना, एक विचार सेलेक्ट कर लिया, जो विचारों का उत्पादन किया, कई सारे विचार आए, उसमें से एक विचार सेलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद प्रयोग करके विचार की जांच कर ली। जो आपने एक विचार सेलेक्ट किया उसकी जांच कर ली, अगर विचार सही है तो फिर कोई बात नहीं, विचार गलत है तो फिर दूसरा विचार हम सेलेक्ट करेंगे, फिर उसका प्रयोग करेंगे। ये जो प्रोसेस में 4 स्टेप है। तीसरा है प्रोडक्ट, यानी कि फाइनल जो चीज़ बन करके निकली है उस चीज़ को प्रोडक्ट कहा जाएगा, ठीक है। चौथा है प्रेस। प्रेस कौन सी चीज़ है? प्रेस को बोलते हैं एनवायरनमेंट या प्लेस, जहाँ पर जो है बच्चा क्या करेगा? ये सभी चीज़ें करता है, ठीक है। एक आखिरी है जो क्रिएटिविटी का, तो 6 थिंकिंग हेड्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, ठीक है। तो एक 6 प्रकार की थिंकिंग जो है ये दे रखी है, 6 थिंकिंग हेड्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। तो ये जो है क्रिएटिविटी का सिद्धांत है वो डॉक्टर एडवर्ड डी बोनो ने दिया है। तो एडवर्ड डी बोनो का नाम हम पहले ही पढ़ा हुआ था कि एडवर्ड डी बोनो ने लेटरल थिंकिंग की बात की थी सबसे पहले, ठीक है। एडवर्ड डी बोनो ने सबसे पहले किसकी बात की थी? लेटरल थिंकिंग, पार्श्व चिंतन की। पार्श्व चिंतन क्या होता है? लीक से हट करके सोचना। उन्होंने ही, एडवर्ड डी बोनो ने ही ये आपका एक परीक्षण दिया था, इसको बोलते हैं 6 थिंकिंग हेड्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। ये इनके परीक्षण का नाम है, एडवर्ड डी बोनो का, जो क्रिएटिविटी से संबंधित परीक्षण है। तो वैरायटी ऑफ व्यू पॉइंट और थिंकिंग स्टाइल है ना, इसमें आपको व्यू पॉइंट और थिंकिंग स्टाइल की वैरायटी मिलेगी, भिन्नता देखने को मिलती है। तमाम तरह के व्यू पॉइंट मिलेंगे हैं और सोचने के ढंग मिलते हैं। तो 6 थिंकिंग हेड्स हैं, जो कि 1985 में एक बुक थी एडवर्ड डी बोनो की, 6 थिंकिंग हेड्स, ठीक है। इसी बुक में इन्होंने ये जो है दे रखे हैं सिद्धांत, इस सिद्धांत को दिया था। तो रचनात्मकता को 6 तरीकों से दर्शाया जाता है, ठीक है। क्रिएटिविटी को दर्शाने के कितने तरीके हैं? 6 तरीके हैं। तो एक ब्लू हेड है। ब्लू हेड कौन सा होता है? थिंकिंग ब्लू हेड थिंकर किसे कहते हैं, या ब्लू हेड क्रिएटिव थिंकर किसे कहेंगे? तो ब्लू हेड क्रिएटिव थिंकर कहते हैं सबको कंट्रोल, है ना, क्या करेगा? सबको कंट्रोल करेगा, प्लान बनाएगा, ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है। ये ऐसा क्रिएटिव इंसान होगा जो हर चीज़ को क्या करेगा? कंट्रोल करता है, प्लान बनाता है, ऑर्गेनाइज करता है, इसे बोलते हैं ब्लू हेड। वाइट हेड क्रिएटिव थिंकर क्या करेगा? वो क्या करेगा? फैक्ट से रिलेटेड बातें करेगा, फैक्ट के बारे में चिंतन करेगा, है ना। रेड हेड क्या करता है? ये फीलिंग से रिलेटेड जो है इसके पास क्रिएटिविटी होगी। ब्लैक हेड ये बाधाएं ना, क्वेश्चंस, आलोचनात्मक चिंतन इसके पास होता है। येलो हेड बेनिफिट्स की बात करेगा, है ना, लाभ की बात करेगा, केवल फायदे की, फायदा है, ठीक है, तो ही बात करेगा, इसे कहते हैं येलो हेड। ग्रीन हेड क्रिएटिव होगा, या क्रिएटिविटी की क्रिएटिव करेगा, क्या चीज़ क्रिएट करेगा? नए आइडिया, पॉसिबिलिटीज़ और अल्टरनेटिव्स, है ना, यानी कि वैकल्पिक चीज़ों के बारे में सोचता है, नई आइडिया के बारे में सोचेगा, संभावना की बात करेगा ग्रीन हेड। और ग्रीन हेड के ही जो है इम्पोर्टेंट रखना है कि ग्रीन हेड की नए विचारों की बात करता है। येलो हेड केवल फायदे की बात करता है। ब्लैक हेड तो भाई बाधाओं की बात करोगे, आलोचनात्मक चिंतन की बात करता है। रेड हेड फीलिंग से संबंधित है, रेड हेड फीलिंग से, और फीलिंग्स का होंगी दिल में, फीलिंग दिल में होती है, दिल कैसा होता है? रेड। वाइट हेड भाई सच्चाई की बात करेगा, फैक्ट की बात करेगा, है ना। ब्लू क्या करता है? सबको कंट्रोल करेगा, प्लान बनाएगा, ऑर्गेनाइज करेगा। ये एडवर्ड डी बोनो का क्रिएटिविटी का सिद्धांत था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर ये क्रिएटिविटी वाला जो टॉपिक था वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है,
ठीक है। तो कल जो है हम पढ़ेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। ठीक है। तो अभी हमने क्रिएटिविटी के बारे में कंप्लीट कर लिया कि क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। ठीक है। तो अगर कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, उसका जवाब हम ज़रूर देंगे। और वीडियो को लाइक करना ना करना ये आपके ऊपर है, सब्सक्राइब करना नहीं करना ये भी आपके ऊपर है। हम कभी नहीं कहते कि हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको फ़ायदा होता है 1% भी तो ये आपकी इच्छा है, आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो कोई बात नहीं। ठीक है। हमारा मकसद है कि हमारे पास जो कुछ भी है वो हम आपको जो है आपके पास पहुंचा सकें। ठीक है। इससे किसी न किसी का कुछ हेल्प हो जाएगी तो वह जीवन में कुछ जो है सफलता प्राप्त कर सकता है। और यहाँ से CDP आप जब कंप्लीट करेंगे तो आपको कहीं भी ये मल्टीपल टाइम इसका रिवाइज कीजिए, रिवीजन कीजिए। यहाँ से आपको कंप्लीट करने के बाद, मल्टीपल टाइम रिवीजन करने के बाद आप जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि एक भी पॉइंट जो है नहीं छोड़ा गया है। ठीक है। तो तब तक के लिए बने रहिए। कल नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।